हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज ये हमारी क्लास नंबर 14 है। ओके, ये हमारे अकाउंटेंट के लिए क्लास नंबर 14 है। क्लास है हमारी शेयर होल्डर्स रेशोज़ के लिए। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास 13 में, क्लास 14 में हम करेंगे शेयर होल्डर्स रेशो। देखिए, रेशोज़ जो होते हैं आपके, इनको कौन डिराइव करता है? रेशोज़ को डिराइव करता है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट डिराइव करता है अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग यूज़ के लिए। तो जो हमारे शेयर होल्डर्स रेशोज़ होते हैं, जो शेयर होल्डर रेशोज़ होते हैं, ये रेशोज़ किसके काम आते हैं? ये काम आते हैं हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो जो जो रेशोज़ अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 4-5 रेशोज़, वो सब शेयर होल्डर्स के काम आते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने एक इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी, उसमें अर्निंग्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ये ये एक इनकम स्टेटमेंट था, इसमें अलग अलग अर्निंग आ रही थी। आपको दिख पा रही है अर्निंग? ठीक है, ये लास्ट क्लास का डिस्कशन है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने बताया था। तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था हमारे पास में, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, फिर अर्निंग अवेलेबल बची थी शेयर होल्डर को 80,000। ठीक, और कुछ इस तरह की चीज़ें थी हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, है ना, ये करंट लायबिलिटी। इस तरह से हमारे पास में चीज़ें थी। ठीक, अब इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। ठीक है, ईपीएस बोलते हैं इसको, एक नंबर डाल देते हैं। ईपीएस, ईपीएस होती है अर्निंग पर शेयर। देखिए, एक शेयर पे अर्निंग कितनी कमाई, तो ये हम क्या करेंगे, तो ये आपको मैंने बताया था, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उनका डिविडेंड दे देते हैं तो बचती है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यही बचती है, इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर हम अर्निंग अवेलेबल को इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगी? हमारी अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अर्निंग मान के चलिए हमारी 80,000 हुई थी लास्ट में, और इक्विटी शेयर हमारे पास थे 10,000 इक्विटी शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हमारी कितनी निकल के आ गई? 8 रुपये। ठीक है, 8 रुपये पर शेयर हमारी अर्निंग निकल के आ गई। ये तो हो गई हमारी अर्निंग पर शेयर। सेकंड बात करते हैं, ठीक है, डिविडेंड की। अब देखिए क्या होता है, अर्निंग निकलने के बाद में डिविडेंड का भी एक रोल होता है कि आपने 8 रुपये तो कमाए, अब हो सकता है कि उसमें से हम डिविडेंड पेमेंट कर दें। ठीक है, तो उसमें डिविडेंड पर शेयर क्या होगा कि डिविडेंड आपने जो पे किया इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो कंपनी ने बोला कि साहब हम जो है 50% डिविडेंड दे देंगे, है ना, डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर्ड कितना? 50% डिक्लेयर किया। तो 50% डिक्लेयर किया तो जो आपकी अर्निंग पर शेयर है इसका ही 50% निकाल देंगे। तो अर्निंग पर शेयर थी 8 रुपये, इसका 50% निकालेंगे तो 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपये क्या आ गया आपका? डिविडेंड। ठीक, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। ठीक, तो डिविडेंड पर शेयर हो गया 4 रुपये। कभी कभी आपको क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, टोटल अर्निंग दिया जाएगा, है ना, टोटल अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर दिया जाएगा, और आपको क्या दिया जाएगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो, है ना। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, डिविडेंड पे आउट रेशो। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशो। तो जैसे दे दिया आपको 50%, तो आपको अर्निंग दिया गया होगा, उसका 50% निकाल के डिविडेंड पे आउट रेशो निकाल देंगे। तो जैसे मान के चलिए 80,000 था, 80,000 का आप क्या करेंगे? 50% करेंगे, तो टोटल डिविडेंड आपके पास निकल के आ जाएगा 40,000। डिवाइड बाय क्या करेंगे? डीपीएस निकालना है ना, डिविडेंड पर शेयर, तो डिवाइड बाय करेंगे आप नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या निकल के आ जाएगा? 4, सॉरी, निकल के आ जाएगा 4 रुपये। तो 4 रुपये आपके निकल के आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, ये बात हो गई। तो दो तरीके हो सकते हैं डिविडेंड पर शेयर। अगर डायरेक्ट हमारे पास ईपीएस है तो ईपीएस के थ्रू डीपीएस पे जा सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर पे। और अगर हमको टोटल अर्निंग दी जाए तो टोटल अर्निंग का हम डिविडेंड पे आउट रेशियो जो दिया होगा, जैसे 50% है तो 50% निकाल के उसमें नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड कर देंगे। ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या निकल के आ जाएगी? डिविडेंड पर शेयर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम खुद बनाना चाहें डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या बना? ये परसेंटेज में निकलेगा। ये बना हमारा डिविडेंड, ऊपर में तो डिविडेंड ही आएगा, नीचे आएगी हमारी अर्निंग इनटू 100। तो अब इस ऑप्शन में अगर हम ऐसे देखें तो डिविडेंड 4 रुपये था, अर्निंग थी 8 रुपये, इंटू करेंगे 100 से। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% ऐसे निकल गया।
और अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई हो, एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई हो का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे 40,000 दिया गया था, तो 40,000 दिया गया था तो हमें पता है टोटल अर्निंग हुई 80,000, इंटू करेंगे 100, तो इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50%। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये भी पेपर में कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। उसके बाद करते हैं पी रेशियो। ये अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उन्होंने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, पी रेशियो, पी रेशियो बेसिकली क्या कहता है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, वो कितने गुना है आपके अर्निंग की, है ना, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो पी रेशियो बताता है दैट योर मार्केट प्राइस पर शेयर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अर्निंग पर शेयर। अब फॉर्मूला आप भी बता सकते हैं हमको। ठीक है, पीई, देखिए पी में देखिए प्राइस क्या है, ऊपर है, तो प्राइस है ना डिनोमिनेटर में नहीं जाएगी, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पी ऊपर है तो पी ऊपर चली जाएगी, ऐसे ही है ना। देखिए पीई, प्राइस इक्विटी रेशियो ऐसे बोल सकते हैं। तो पी ऊपर है तो मार्केट प्राइस, ई नीचे है तो अर्निंग पर शेयर। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो आप, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस अपॉन ईपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस करके आप पी निकाल सकते हो। तो अर्निंग पर शेयर जैसे आपकी 8 रुपये थी, मार्केट प्राइस आपकी 120 है, 120 तो रहने दीजिए, 80 कर दीजिए, है ना, 80 रुपये है। तो आपका पी कितना निकल के आ रहा है, पी निकल के आ रहा है 10, यानी कि आपकी जो मार्केट प्राइस है विच इज़ 80 इज 10 टाइम्स ऑफ योर अर्निंग पर शेयर। और काफ़ी बार जो क्वेश्चन है ना वो इस तरह से नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आता है मैं बताता हूँ आपको। पी जो होती है ना वो दी हुई होती है, जैसे आपको पी या दे दी जाएगी 10 टाइम्स। ठीक है, आपको अर्निंग्स जो है ईपीएस वो निकालनी पड़ेगी, तो अर्निंग आपको टोटल जैसे दे दी जाएगी 80,000। ठीक है, तो 80,000 से आप कहाँ पहुँचोगे, 8 रुपीज़ तक पहुँच जाओगे। और आपके पास में ईपीएस होगी और पी होगी, और आपको पूछेगा शेयर का मार्केट प्राइस पर शेयर आपको बताना है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर आप कैसे निकाल सकते हो, हम निकाल सकते हैं पी रेशो के थ्रू। ठीक, कैसे, देखिए पी ई रेशो था, पी रेशो था इक्वल टू क्या था, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस, यही था। तो अगर हम ये करें कि हमको पी रेशो बोला, हमको 10 दे दिया, ठीक, एमपीएस हमको दिया नहीं, ईपीएस हमने निकाल दिया 8 रुपये। ठीक है, ऐसे ही है ना, तो इधर से इधर गुणा हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज़। तो ऐसे हमको मार्केट प्राइस निकालने का क्वेश्चन दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पी रेशो। तो पी रेशो का अगर आपको मतलब पता है, उसका मीनिंग अच्छे से आप समझ चुके हो, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक बार रिकैप आपको करवा देता हूँ। पी रेशो का मतलब क्या होता है, पी रेशो का मतलब होता है दैट योर मार्केट प्राइस पर शेयर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर ईपीएस। ठीक है, अर्निंग पर शेयर का कितने गुना आपकी मार्केट प्राइस है, दिस इज कॉल्ड पीई रेशो। और ये जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं ना जो लोग, उनको बड़ा अच्छे से पता होता है। और अगर आपको नहीं पता था तो ये आप देख लीजिए, आपके प्रैक्टिकली भी बड़ा काम का रेशो है। ठीक है, उसके अलावा एक आखिरी रेशो की बात कर लेते हैं, बुक वैल्यू पर रेशो। मुश्किल पूछा जाता है ये, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में तो पूछा जाता था, यहाँ शायद नहीं पूछा जाए, फिर भी मैं बता देता हूँ, बीवी। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर। तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए बोली जा सकती है। देखिए, एक होती है आपकी फेस वैल्यू जैसे 10 रुपये, ठीक, एक होती है आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर जैसे कि अभी थी 80 रुपये, एक होती है आपकी बुक वैल्यू। तो अगर मान के चलिए कि आपकी बुक वैल्यू 70 है और मार्केट वैल्यू 80 है, यानी कि आपकी 70 होनी चाहिए लेकिन 80 रुपये चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, शेयर इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम पे चल रहा है ना, महंगा बिक रहा है। लेकिन मान के चलिए कि आपकी बुक वैल्यू 70 ही है और मार्केट प्राइस पर शेयर 50 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, शेयर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट पे चल रहा है। तो जब डिस्काउंट पे चल रहा है तो हम इन्वेस्टर को क्या बोलेंगे, लॉन्ग करो, लॉन्ग करो मतलब इसको बाय करो, क्योंकि ये आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन अभी अगर मार्केट प्राइस 80 है और बुक वैल्यू 70 आती है, तो आपका जो शेयर है वो क्या है, महंगा चल रहा है, महंगा चल रहा है, तो अभी इसको बाय मत करो, अगर आपके पास है तो आप इसको सेल करो। यही तरीका होता है। इतना तो बेसिक आपको पता होगा, अगर आपने सी इंटर में पढ़ाई की है, बीकॉम में पढ़ाई की है ना थोड़ी बहुत, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, नहीं तो मैंने एक बार के लिए आपको रिवाइज भी इसीलिए करा दिए हैं। ठीक है, तो क्यों रिवाइज कराए हैं, बुक वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको बताना है, इसलिए मैंने ये आपको रिवाइज कराया है। देखिए बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू कैसे निकालोगे आप, नेटवर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर। देखिए नीचे का तो डाउट है नहीं किसी को, ठीक है,
तो डिनोमिनेटर जो है इसका तो किसी को डाउट है नहीं, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड लगेगा। ऊपर हमने ये जो नेटवर्थ ली है, ऊपर जो ये नेटवर्थ लिए, ये हमने क्यों लिए? देखिए नेटवर्थ क्या होती है, मैंने आपको क्या बताई थी, नेटवर्थ बताई थी आपको मैंने, असेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर आप असेट में से लायबिलिटी घटा दें तो आपकी क्या निकल के आएगी, नेटवर्थ। तो टोटल असेट में से लायबिलिटी क्या होगी आपकी, आपके नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये घटा देने के बाद क्या बचेगी आपके पास, आपके पास इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये तीनों चीज़ें बचेगी। तो ये तीनों चीज़ें ही तो नेटवर्थ होती है। तो ये चीज़ें जो है, यही पैसा किसका है, ये हिसाब शेयर होल्डर्स का, ये पैसा शेयर होल्डर्स का है। तो जब टोटल पैसा है ना, टोटल ऑफ शेयर होल्डर का पैसा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो बुक वैल्यू आ जाएगी ना, कि बुक्स के हिसाब से हमारी वैल्यू पर शेयर कितनी है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का टोटल पैसा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपकी बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये मैंने आपको बता दिया, कि ऊपर नेटवर्थ ही क्यों की गई है, ठीक, और नीचे नंबर ऑफ शेयर क्यों की गई है। तो जैसे मान के चलिए नेटवर्थ है आपकी, उस एग्जांपल में नेटवर्थ मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली ठीक रहेगा, है ना। तो ये रही नेटवर्थ। तो यहाँ मैंने आपको नेटवर्थ के बारे में बताया था कि आपकी ये इक्विटी है 10 लाख की, 2 लाख की प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस 2 लाख, तो ये हो गए 14 लाख। ठीक है, 14 लाख हो गए। तो 14 लाख आप यहाँ कर दीजिए, ये आपकी क्या है, नेटवर्थ। और नंबर ऑफ शेयर जैसे आपके थे 10,000, तो आपके ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो काट दीजिए, 140 क्या है, ये है आपकी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू है आपकी 140, ये क्या है आपकी बुक वैल्यू। और मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, 80 रुपये। तो ये क्या है, कोई भी बता सकता है ना, शेयर इज ट्रेडिंग एट, क्या है आपकी बुक्स के हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए, मार्केट में कम है, तो क्या है, शेयर डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को क्या राय देंगे हम, इन्वेस्टर शुड गो लॉन्ग, यानी शुड गो लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग जाने का मतलब होता है बाय करो, इन्वेस्टर को बाय करने के लिए बोलेंगे हम, ऐसा ही है। तो ये आपके जो थे ना, ये सब आपके हो गए शेयर होल्डर्स रेशोज। ठीक है, तो तकरीबन अपनी 10-12 मिनट की क्लास हो गई, मैंने बोला था ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, 8-10 मिनट लगेगी। तो ये जो है हमारी शेयर होल्डर्स रेशो की अभी क्लास ख़त्म हो गई, लेकिन इसी क्लास में आपको एक 2 पॉइंट एनालिसिस और बता दूँ, या फिर नया टॉपिक में बताऊँ, बताओ। तो एक काम करते हैं, एक 8-10 मिनट का एक नया टॉपिक करके मैं डाल दूंगा, डू पॉइंट एनालिसिस, इसी क्लास के साथ में कनेक्टेड एक नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें डू पॉइंट एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और उसका हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है ना। डू पॉइंट एनालिसिस और बड़ा इजी है, बड़ा इजी इसलिए क्योंकि ये जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना रेशियोज के, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको वहाँ पे काम आने वाले हैं, और हम कैसे वो फार्मूला डिराइव होता है उस डेरिवेशन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, सो दैट हमको फार्मूला रटना ना पड़े। ठीक है, इसी के नीचे मैं करा दूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो बना के इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।